जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आरएस के लिए हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास में मेवाड़ के गुहिल राजवंश से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने महाराणा उदय सिंह और महाराणा उदय सिंह के समय हुए अकबर के आक्रमण को हमने देखा और उस समय चित्तौड़ मुगलों के हाथ में चला गया और चित्तौड़ का तीसरा शाखा उस समय गठित हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप शासक बनते हैं और अपनी अंतिम सांस तक महाराणा प्रताप मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए लड़ते हैं। महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह तक का शासनकाल हमने पिछली क्लास में देख लिया था और महाराणा अमर सिंह के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी मुगल मेवाड़ संधि। और उस मुगल मेवाड़ संधि के जो प्रावधान थे उन प्रावधानों से या मुगल मेवाड़ संधि को अपना अपमान समझकर महाराणा अमर सिंह आहड़ चले जाते हैं और आहड़ में उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं और मुगल मेवाड़ संधि के तहत दरबार में जाने वाला मेवाड़ का पहला राजकुमार जो था वो महाराणा कर्ण सिंह था। महाराणा कर्ण सिंह मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं। आज यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट होगी और मेवाड़ के इतिहास की ये अंतिम क्लास होगी। इसमें हम मेवाड़ कंप्लीट फ्री कर देंगे। साथियों, कर्ण सिंह के इतिहास में हम अगर देखें तो महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा उदयपुर की जो पिछोला झील है, याद है सभी को, पिछोला झील राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा बनाई गई थी। उस पिछोला झील में दो मंदिर महल है, दो महल है। एक का नाम है जगमंदिर महल और एक का नाम है जगनिवास महल। तो जगमंदिर महल जो है पिछोला झील के बीच में, उस जगमंदिर महल का निर्माण प्रारंभ करवाया था कर्ण सिंह जी ने। साथियों याद रहे, निर्माण प्रारंभ करवाया कर्ण सिंह जी ने। उसके बाद उदयपुर में कर्ण सिंह जी के द्वारा कर्ण विलास महल बनाया गया, दिलखुश महल बनाया गया। कर्ण सिंह जी चूंकि इस समय शाहजहां एक राजकुमार के तौर पर थे और अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करके शाहजहां मेवाड़ आ जाता है, तो कर्ण सिंह जी के द्वारा इन्हीं जगमंदिर महलों में शाहजहां को शरण दी जाती है और यहां रहने के एवज में शाहजहां के द्वारा यहां गफूर बाबा की मजार का निर्माण करवाया जाता है। कर्ण सिंह जी के समय जगमंदिर महलों का निर्माण हुआ और कर्ण सिंह जी ही पहले वो व्यक्ति थे, पहले वो राजकुमार थे जो मुगल मेवाड़ संधि के तहत मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। कर्ण सिंह जी के बाद अमर सिंह जी के दूसरे बेटे यानी कि जगत सिंह प्रथम मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं। जगत सिंह प्रथम का जो काल था साथियों, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली है। राजस्थान की अन्य चित्रशैलियों की जननी मेवाड़ चित्रशैली कहलाती है और मेवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल था, जो गोल्डन पीरियड था, जो क्लासिकल पीरियड था, वो आपका जगत सिंह जी का काल माना जाता है। इसका काल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल इसलिए भी कहा जाता है कि इन्हीं के समय एक आर्ट डिपार्टमेंट नया बनाया गया जिसका नाम था चितेरों की ओवरी, जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। तस्वीरारों कारखानों या चितेरों की ओवरी जो उदयपुर में स्थित है। आर्टिस्ट जो लोग होते थे उनके लिए अलग से एक स्थान बनाया गया था जहां रहकर वो चित्रकारी का काम कर सके। चित्रकारों के लिए बनाया गया था चितेरों की ओवरी। तो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल है। लास्ट हमने देखा था कि कर्ण सिंह जी के द्वारा जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन जगमंदिर महलों का निर्माण कंप्लीट किसके समय हुआ, निर्माण पूर्ण किसके समय हुआ, तो जगत सिंह जी प्रथम के समय जगमंदिर महलों का निर्माण पूर्ण हुआ। अगर प्रश्न आए जगमंदिर महलों का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया तो आंसर होगा महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा। अगर प्रश्न आए कि जगमंदिर महलों का निर्माण किसके समय हुआ, देन हमारा आंसर होगा जगत सिंह फर्स्ट के समय। जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा उदयपुर में एक मंदिर बनवाया गया जिसे जगदीश मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है।
इसे जगन्नाथ मंदिर भी कहते हैं। जगन्नाथ जो मेन मंदिर है साथियों, आप सभी को पता है, वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जगन्नाथपुरी, और वहां की रथ यात्रा बड़ी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में ये यात्रा करने के लिए जाते थे भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ के प्रिय भक्त थे। एक बार जब ये वहां गए तो किसी कारणवश लेट हुए और मंदिर के जो पट थे वो बंद हो गए। हर साल वहां जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ी चूक हुई, थोड़ी देरी हुई और मंदिर के जो दरवाजे थे वो बंद हो गए और इनकी यात्रा सफल नहीं हुई। वहां बैठकर ये तपस्या करने लगे। एक रात को ये सो रहे थे तो जगन्नाथ भगवान इनके सपने में आए और जगन्नाथ भगवान ने कहा कि बेटा, इस बार मेरे दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, अब मैं तुझे रोज दर्शन दूंगा। तू एक काम कर, उदयपुर जा और एक मंदिर बनवा, उस मंदिर में मेरी मूर्ति की स्थापना कर, मैं उस मूर्ति में स्वयं आऊंगा। और सपने में ही बताया कि डूंगरपुर में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक काले रंग की मूर्ति है, उस मूर्ति को तू यहां स्थापित करवाना, उस मूर्ति में मैं स्वयं आऊंगा और तुझे रोजाना दर्शन दूंगा। तो महाराणा जगत सिंह जी के द्वारा उदयपुर के जो राजमहल है, जो सिटी पैलेस है, उनके जस्ट बाहर एक मंदिर बनवाया गया, विष्णु जी को समर्पित जगन्नाथ मंदिर, जिसे जगदीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस मंदिर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया स्वयं भगवान जगन्नाथ के द्वारा इनको सपनों में बताई गई थी, इसीलिए मेवाड़ के उदयपुर के इस जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर को सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। तो याद रहे, कला संस्कृति में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सपनों में बना मंदिर किसे कहा जाता है। तो सपनों में बना मंदिर जो है वो आपका उदयपुर का जगदीश मंदिर, जिसे जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण जी भट्ट के द्वारा एक अभिलेख की रचना की गई, एक प्रशस्ति की रचना की गई, जिसे जगन्नाथ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अगर किसी अभिलेख में किसी राजा, किसी राजवंश की प्रशंसा की जाए, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। तो जगन्नाथ प्रशस्ति जो है, मेवाड़ राजवंश का इतिहास इसमें मिलता है और मेवाड़ राजवंश के जो राजा है, उन राजाओं की इसमें उपलब्धियां बताई गई है, प्रशंसा उनकी की गई है। तो जगन्नाथ प्रशस्ति कृष्ण जी भट्ट के द्वारा रचित है और जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जिसे सपनों से बना मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में यह प्रशस्ति मौजूद है। जगत सिंह जी का काल एक और बात के लिए प्रसिद्ध रहा कि 1615 में जो मुगल मेवाड़ संधि अमर सिंह जी के समय हुई थी, उस संधि का इन्होंने उल्लंघन किया। उस संधि का एक प्रावधान था कि चित्तौड़ किले की जो दीवार उदय सिंह जी के समय अकबर ने गिराई थी और उस किले के अंदर प्रवेश किया था और चित्तौड़ पर अधिकार किया था, वो किला 1615 की संधि के तहत यद्यपि मुगलों को मिला, लेकिन उसका एक प्रावधान था कि चित्तौड़ किले की उस दीवार का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। लेकिन जगत सिंह जी ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई, उस दीवार को वापस बनवाया। इस समय शाहजहां जो है मुगल बादशाह बन चुका था, तो शाहजहां ने इस मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने की वजह से जगत सिंह जी पर एक अभियान भेजा, मेवाड़ पर एक अभियान भेजा, और उस अभियान का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था शादुल्ला खान। तो शाहजहां के द्वारा शादुल्ला खान के नेतृत्व में अभियान भेजा गया और जगत सिंह जी के समय यह अभियान आया। शादुल्ला खान ने चित्तौड़ किले की उस दीवार को ढहा दिया। तो ये जगत सिंह जी का शासनकाल रहा। जगत सिंह जी के बाद मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं महाराणा राज सिंह जी। महाराणा राज सिंह जी एक सांस्कृतिक राजा के रूप में देखने को मिलते हैं। महाराणा राज सिंह जी वो व्यक्ति थे, वो शासक थे, जिन्होंने औरंगजेब को खुलेआम चेतावनी दी। वो औरंगजेब जिसने लगभग पूरे उत्तर भारत को अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों का शिकार बनाया, पूरे उत्तर भारत को मुगलिया परचम के नीचे
अपने अधीन किया, उस औरंगजेब को महाराणा राज सिंह जी ने सरेआम चेतावनी दी थी। साथियों, बात करते हैं महाराणा राज सिंह जी की, तो महाराणा राज सिंह जी का शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी तक रहा। शासनकाल याद रखना इनका, जहां जहां मैं लिखवा रहा हूं शासनकाल उनको याद रख लो, बाकी शासनकाल याद करने की आवश्यकता नहीं है। महाराणा राज सिंह जी 1652 में राजा बने और महाराणा राज सिंह जी की जो उपाधि है वो है विजय कटकेतु की उपाधि। तो प्रश्न आए कि विजय कटकेतु की उपाधि किसने धारण की, तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने विजय कटकेतु की उपाधि धारण की थी। इन्हें मेवाड़ का हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है। हाइड्रो यानी होता है जल। महाराणा राज सिंह जी के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था, इसीलिए इन्हें मेवाड़ का हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा राज सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में अगर देखें तो शाहजहां और औरंगजेब जब मुगल बादशाह थे तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी थे, यानी कि ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। शुरुआत में मुगलों के साथ इनके संबंध ठीक ठाक थे। शाहजहां जब शासक था तो शाहजहां के द्वारा इन्हें 5000 का मनसब दिया गया था। अब मनसब शब्द जो है ये जब आप मुगल काल पढ़ेंगे तो अकबर के द्वारा मनसब व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, मनसबदारी की शुरुआत की गई थी। और मनसबदारी का मेन अगर हम देखें तो एक सैनिक की या एक अधिकारी की रैंक, उसकी श्रेणी से मनसब का मतलब निकलता है। मनसब का मतलब कोई पद नहीं था, मनसब का मतलब था रैंक, श्रेणी, कि दरबार में वो किस श्रेणी के अधिकारियों में बैठेगा। खैर, जब मुगल काल पढ़ेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। शाहजहां के द्वारा इन्हें 5000 का मनसब दिया गया और जब औरंगजेब बने शासक तो औरंगजेब के द्वारा इनकी मनसब बढ़ा दी गई और औरंगजेब ने 5000 की मनसब से इनकी मनसब बढ़ाकर कर दी 6000 की मनसब। इसके अलावा औरंगजेब के द्वारा महाराणा राज सिंह जी को गयासपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के परगने भी भेंट में दिए गए। औरंगजेब इनकी मनसब को बढ़ाता है, इन्हें कुछ परगने भेंट करता है। इसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि शाहजहां जब अंतिम रूप से बीमार पड़ा, शाहजहां का जब वृद्धावस्था का समय चल रहा था तब शाहजहां के 4 बेटे थे। दारा जो दिल्ली पर शाहजहां का उत्तराधिकारी बन चुका था, सूजा जो बंगाल में मौजूद था, मुराद जो गुजरात का गवर्नर था और औरंगजेब जो दक्षिण भारत का गवर्नर था। जब शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और आगरा में उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर कामकाज उससे जब शुरू करवाया, तब सूजा, मुराद और औरंगजेब तीनों ने आपस में समझौता किया और तीनों भाइयों ने दारा शिकोह, जो इसका भाई था, तीनों का भाई था, दारा शिकोह को हटाकर मुगल बादशाह बनने के लिए उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू किया। शाहजहां के बेटों में शासक बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए कुछ 5 युद्ध लड़े गए। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खाजुआ का युद्ध और अजमेर के निकट दोराई का युद्ध। इन 5 युद्धों में अंतिम रूप से अपने सभी भाइयों को मारकर अगला मुगल बादशाह बनता है औरंगजेब। इन युद्धों में राजस्थान के जो शासक थे, आमेर का मिर्जा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ दारा शिकोह का साथ दिया था। लेकिन पूरे राजस्थान में एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जिसने इन उत्तराधिकार के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब का समर्थन किया था, जबकि राजस्थान के बाकी राजा औरंगजेब के खिलाफ थे। राज सिंह ने शुरुआत में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने साथ देने की वजह से इन्हें
मनसब बढ़ाकर 6000 का मनसब दिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर का परगना भी इनको दिया। लेकिन औरंगजेब और राज सिंह के बीच ये जो संबंध थे ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए और इन संबंधों के टूटने के कई कारण इतिहास में मौजूद रहे। सबसे पहला जो कारण था वो था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती किशनगढ़ के राजा मान सिंह राठौड़ की बहन थी और किशनगढ़ के राजा मान सिंह राठौड़ जो है औरंगजेब के दरबार में रहा करते थे। औरंगजेब को जब पता चला कि मान सिंह की बहन काफी सुंदर है, सुशील है, तो औरंगजेब ने रिश्ता भिजवाया चारुमती के पास। हालांकि मान सिंह इस रिश्ते के लिए तैयार था, तैयार नहीं भी होता तो वो कर कह सकता था, क्योंकि दिल्ली का बादशाह औरंगजेब इस रिश्ते को भिजवाने वाला था, तो मान सिंह मना नहीं कर पाया। लेकिन चारुमती ने हिम्मत दिखाई और चारुमती ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया और इस रिश्ते को जो लेकर गया था उसके सामने औरंगजेब की तस्वीर फाड़कर अपने पैरों में कुचल दी। तो जब जानकारी मिली औरंगजेब को कि दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब की फोटो फाड़कर इस रिश्ते को नकार दिया गया, तो औरंगजेब ने एक निश्चय किया कि अब या तो किशनगढ़ पर आक्रमण किया जाएगा या फिर चारुमती को उठा कर लाया जाएगा। इसी बीच चारुमती ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के पास एक संदेश भिजवाया कि क्या अब हंसिनिया बगलों के साथ अपनी जिंदगी जिएगी? क्या राजपूतों में वो शौर्य खत्म हो चुका है कि अब राजपूत स्त्रियां मुगलों के घर ब्याही जाएगी? राज सिंह ने कहा टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूं। तो राज सिंह जी ने औरंगजेब के इस विवाह का विरोध किया और चारुमती से राज सिंह जी ने विवाह किया। यह औरंगजेब और राज सिंह जी के बीच लड़ाई का पहला रीजन था कि चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन चारुमती से विवाह कर लिया राज सिंह जी ने। दूसरा कारण 1669 में औरंगजेब के द्वारा एक आदेश जारी किया गया अपने मुहत्सिबों के लिए कि अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों की एक लिस्ट बनवाओ और सारे मंदिर लाइन से तोड़ दो। तो जब हिंदू मंदिरों को तोड़वाने के आदेश औरंगजेब ने जारी किए तो हिंदुओं ने जो विरोध किया उस विरोध का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था मेवाड़ का महाराणा राज सिंह। दोस्ती गई भाड़ में, मंदिरों को अगर आचाई तो बात ठीक नहीं होगी। अगला कारण था कि 1679 में औरंगजेब के द्वारा जजिया टैक्स लागू किया गया। जजिया एक धार्मिक कर था जो हिंदुओं से लिया जाता था, सभी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। और इस टैक्स को लेने के पीछे इनका भावार्थ यह था कि आप एक मुस्लिम राज्य में रहते हो, आप मुस्लिम के घर में पैदा नहीं हुए हो, इसलिए आपके लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ती। तो हिंदुओं से लिया जाने वाला जो धार्मिक टैक्स था वो था जजिया कर। अकबर के द्वारा 1564 में इस टैक्स को बंद करवा दिया गया था, लेकिन औरंगजेब ने लगभग 100-125 साल बाद 1679 में इस जजिया कर को वापस लागू किया। तो जब हिंदुओं ने इस जजिया कर का विरोध किया तो राज सिंह ने इसका नेतृत्व किया। राज सिंह और औरंगजेब जो प्रारंभ में एक दोस्त की तरह हो गए थे, उनके बीच लड़ाई के हम 3 कारण देखे। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, 1669 में मंदिर तोड़वाने के औरंगजेब के आदेश और औरंगजेब के द्वारा 1679 में जजिया कर को वापस लागू करना।
अगला इनकी दुश्मनी का रीजन था कि मारवाड़ के अजीत सिंह जो अभी छोटे बच्चे थे और अजीत सिंह के संरक्षक वीर दुर्गादास राठौड़, महाराजा जसवंत सिंह के मरने के बाद औरंगजेब मारवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था और जसवंत सिंह जी के छोटे बच्चे अजीत सिंह जी को उन्होंने दिल्ली में कैद कर रखा था। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ ने गोराधाय और मुकुंदास खींची की सहायता से दिल्ली की उस कैद से अजीत सिंह जी को बाहर निकाला और सीधा उनकी रक्षा के लिए चला आया मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के पास। तो औरंगजेब यह नहीं चाहता था कि अजीत सिंह राठौड़ और वीर दुर्गादास राठौड़ को कोई शरण दे, और यह शरण देने वाला जो व्यक्ति था वो था मेवाड़ महाराणा राज सिंह। अगला है कि जब अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ राज सिंह जी की शरण में चले जाते हैं तो इन तीनों का एक त्रिगुट बन जाता है और इन तीनों के गुट को तोड़ने के लिए औरंगजेब भेजता है अपने बेटे शहजादे अकबर को। लेकिन शहजादा अकबर इस गुट को तो तोड़ नहीं पाया, इनकी शक्ति को तोड़ नहीं पाया, बल्कि खुद इनके साथ शामिल हो गया। वीर दुर्गादास राठौड़ बड़े कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। इस वीर दुर्गा राठौड़ के समझाने पर शहजादे अकबर ने अपने ही पिता औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। तो औरंगजेब से इतने बड़े लेवल पे पंगे लेने वाला आदमी मेवाड़ राजवंश का हिंदुआ सूरज महाराणा राज सिंह था। तो राज सिंह और औरंगजेब के बीच दुश्मनी के और भी कई कारण थे, लेकिन मेन कारण में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना, 1669 में मंदिर तोड़वाने के आदेशों का विरोध करना, 1679 में जजिया टैक्स का विरोध करना, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध शरण देना और औरंगजेब के बेटे शहजादे अकबर को अपने पक्ष में मिला लेना। इसके अलावा राज सिंह जी टीका दौड़ के बहाने, टीका दौड़ मतलब साल का जो पहला शिकार होता था राजा का, तो राजा शिकार पर निकलता था नए साल पर, और टीका दौड़ के बहाने एक बड़ी सेना लेकर जाता था और जितने भी मुगल सूबे थे, सूबे मतलब प्रांत, मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था, डिविजन्स, तो मुगल प्रांतों को, मुगल सूबों को राज सिंह जी लूटते थे। यह भी एक इनकी दुश्मनी का कारण था। तो राज सिंह जी और औरंगजेब के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। राज सिंह जी के समय एक महिला अपने बलिदान के लिए, अपने क्षत्रियपन के लिए बड़ी प्रसिद्ध रही और वो राजपूत महिला थी साहब हाडी रानी। इतिहास में हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला, जिसका वास्तविक नाम था सहल कंवर। यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था, तो हाडी रानी का असली नाम था साहब सहल कंवर। सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी हाडी रानी थी, सहल कंवर इनका वास्तविक नाम था। और जब चारुमती से विवाह के बाद औरंगजेब ने राज सिंह पर अटैक किया, तो राज सिंह जी की नई नई शादी हुई थी, तो राज सिंह जी युद्ध पे नहीं गए, और वैसे भी युद्ध में हरावल का नेतृत्व सलुम्बर के चुड़ावत करते हैं, इसलिए सलुम्बर के चुड़ावत रावत रतन सिंह चुड़ावत जी उस युद्ध को हैंडल करने के लिए गए। और उस युद्ध में चूंकि रतन सिंह चुड़ावत और सहल कंवर की भी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, कोई एक आध दिन हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया और मेवाड़ की रक्षा का विषय है तो चुड़ावतों को आगे आना पड़ेगा। चुड़ावत युद्ध में जब लड़ रहा था तो लड़ते लड़ते नवविवाहित पत्नी की याद आई और अपने सैनिकों को कहा कि जाओ और रानी सहल कंवर की कोई निशानी लेकर आओ। तो जब सैनिक निशानी लेने के लिए गए तो निशानी के रूप में रानी सहल कंवर ने अपनी गर्दन उतार के दे दी और साथ में यह संदेश भिजवा दिया कि निशानी के रूप में अपनी गर्दन दे रही हूं, तुम्हें सौगंध है इस मिट्टी की
हार कर मत आना। रावत रतन सिंह चूड़ावत इस युद्ध में बड़े दमदार तरीके से लड़ा, लेकिन इस युद्ध में वो मारा गया। तो हाड़ी रानी के नाम से जो मशहूर है, उनका नाम है सहल कंवर, उनके पति का नाम है रतन सिंह जी चूड़ावत। फिर बाद में कविताएं लिखी गई हाड़ी रानी पर कि चूड़ावत मांगे सेनानी, सेनानी मतलब निशानी, चूड़ावत मांगे सेनानी और सर काट दियो सत्राणी। ये पंक्तियां कवि मेघराज मुकुल द्वारा लिखित सेनानी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। तो ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी, बप्पा रावल का वो वंशज जिसने शुरुआत में औरंगजेब का साथ दिया, लेकिन औरंगजेब लाख इसका दोस्त था, लेकिन जब औरंगजेब ने गलत किया, जब औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ गलत किया, राजपूतों के साथ गलत किया, गलत नीतियां अपनाई, तो अपने दोस्त का साथ छोड़ने में एक मिनट नहीं लगाया और दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब के सामने सरेआम चेतावनी करने वाला ये राज सिंह था। इसी समय जो महिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही वो थी हाड़ी रानी। वास्तविक नाम हमने देखा सहल कंवर था। यह राज सिंह जी का राजनीतिक जीवन था। अब राज सिंह जी के द्वारा मेवाड़ में जो सांस्कृतिक योगदान दिए गए, उन सांस्कृतिक योगदानों की ओर हम देखते हैं। मित्रों, बताया जाता है कि महाराणा कुंभा के बाद अगर मेवाड़ में सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान रहा तो वो महाराणा राज सिंह जी थे। महाराणा राज सिंह जी के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया और राजसमंद झील के पीछे की कहानी यह है कि राज सिंह जी का एक विवाह जैसलमेर की किसी भटियाणी रानी के साथ हुआ था। सावन का महीना था, बारिश अपने चरम पर थी और सावन के महीने में यह परंपरा थी कि जो वधू है, जो नवविवाहित महिला है, वो अपने पीहर में ही सावन मनाया करती थी और ससुराल वालों की तरफ से उसके लिए कोई चूनड़ी वगैरह, कोई ड्रेस वगैरह भिजवाई जाती थी। तो भटियाणी रानी ने राज सिंह जी से कहा कि सावन का महीना है तो आपको लहरिया लाना पड़ेगा, जो चूनड़ी रस्म के रूप में लाई जाती है वो लानी पड़ेगी। राज सिंह जी ने कहा जरूर आऊंगा। राज सिंह जी निकले जैसलमेर के लिए। रास्ते में गोमती नदी आती थी और गोमती नदी का पानी इतने अपने सराबोर पर था, गोमती नदी इतने उफान पर थी कि राज सिंह जी उस नदी को पार नहीं कर पाए और सावन का वो लहरिया रानी भटियाणी तक नहीं पहुंचा पाए। तो राज सिंह जी ने उस समय शपथ ली कि गोमती नदी ने मुझे रोका है, अब मैं गोमती नदी को रोकूंगा। फिर इस गोमती नदी को रोकने के लिए जो बांध बनवाया गया, जो झील बनवाई गई, वो राजसमंद झील के नाम से जानी जाती है। शुरुआत में इसका नाम राज समुद्र हुआ करता था, राज समुद्र, लेकिन बाद में इसका नाम राजसमंद झील रखा गया। यह पूरे भारत की पहली ऐसी झील है जिसके नाम पर किसी जिले का नाम रखा गया। राजसमंद जिले का नाम जो है वो इस राजसमंद झील के नाम पर रखा गया। राजसमंद झील एक और बात के लिए प्रसिद्ध है कि राजसमंद झील की जो उत्तर दिशा की पाल है, पाल मतलब किनारा, उस उत्तर दिशा की पाल को नौचौकी की पाल के नाम से जाना जाता है और उस नौचौकी की पाल पर राज सिंह जी के समय संगमरमर के 25 शिलालेख, 25 टुकड़े लगवाए गए और उन पर लेख लिखवाए गए। उसे राज प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। तो राज प्रशस्ति नौचौकी की पाल राजसमंद झील पर स्थित है। संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख लिखे हुए हैं और इन संस्कृत भाषा में इन 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है।
और मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर जिनके शासनकाल में यह राज प्रशस्ति लिखी गई थी, राज सिंह जी के टाइम तक का इतिहास मिलता है। बताया जाता है कि 25 शिलालेखों से बना, 25 संगमरमर के टुकड़ों से बना यह शिलालेख पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख है। इस राज प्रशस्ति को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था रणछोड़ भट्ट तेलंग। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बंगाली ब्राह्मण थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। इन रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा इस राज प्रशस्ति की रचना की गई। तो याद रखना, एग्जाम में राज प्रशस्ति, राजसमंद झील से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं। राज सिंह जी के समय जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने के आदेश जारी किए तो मथुरा, वृंदावन वाले क्षेत्र में कई मंदिर तोड़े गए। वहां के मंदिरों को टूटने के बाद उन मूर्तियों को बचाने के लिए वहां के गुसाइयों ने, वहां के गोस्वामियों ने, वहां के पुजारियों ने उन मंदिरों को साथ उस मूर्तियों को साथ लिया और उन मूर्तियों को बचाने के लिए मेवाड़ की ओर आए। तो वृंदावन, मथुरा से आई हुई इन मूर्तियों को राज सिंह जी ने अपने राज्य में स्थापित करवाया और कुछ मंदिर बनवाए, जिनमें एक मंदिर जो बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान में, नाम है उसका श्रीनाथ जी का मंदिर। और श्रीनाथ जी का मंदिर जो वर्तमान राजसमंद के नाथ द्वारा में बना हुआ है, यह मंदिर महाराणा राज सिंह के द्वारा स्थापित करवाया गया था। और श्रीनाथ जी का जो यह मंदिर है, यह वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो वल्लभ संप्रदाय स्टार्ट किया गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप जिसे श्रीनाथ के नाम से जाना जाता है, लड्डू गोपाल जी हम जिसे कहते हैं। तो भगवान श्रीनाथ के मंदिर जो वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। और श्रीनाथ जी के मंदिर में इसकी स्थापना करवाई गई थी। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथ द्वारा में, वो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ। एग्जाम में कई बार एग्जामिनर सीधा पूछता है श्रीनाथ जी का मंदिर या नाथ द्वारा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और ऑप्शन नंबर 1 में आपको नाथ संप्रदाय दिया जाता है। लेकिन साथियों याद रखना, नाथ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो जोधपुर में महामंदिर में है, जो मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था, मानसिंह राठौड़ के द्वारा। श्रीनाथ जी के मंदिर में नाथ संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है, यहां वल्लभ संप्रदाय का लेना देना है। फिर राज सिंह जी के द्वारा राजसमंद के कांकरोली में ही एक और मंदिर बनवाया गया, यह भी वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड था, और उस मंदिर का नाम था द्वारिकाधीश का मंदिर। तो द्वारिकाधीश मंदिर जो है वो भी राजसमंद के कांकरोली में स्थित है और वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, और इसकी भी स्थापना राज सिंह जी के टाइम हुई थी। कांकरोली से एक और बात मुझे याद आती है, जब राजस्थान की ज्योग्राफी या इकोनॉमी में आप राजस्थान के उद्योग पढ़ेंगे तो राजस्थान में टायर ट्यूब का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो कांकरोली में लगा हुआ है। और राजसमंद झील की एक बात मुझे याद आती है कि राजसमंद झील पर एक मंदिर बना हुआ है जिसे कहा जाता है घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर, तो घेवर माता का मंदिर कहां है, तो राजसमंद झील के किनारे पर है और राजसमंद में है। यह सांस्कृतिक योगदान राणा कुंभा के बाद मेवाड़ में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक योगदान राज सिंह जी का रहा। अगली बात मैं करूं तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर को बनवाने के अलावा एक विशेष बात यह है कि राजस्थान में मेवाड़ चित्रशैली की ही एक उपशैली है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल या नाथ द्वारा चित्रशैली का विकास का काल या शुरुआत का काल राज सिंह जी का काल था। और इस नाथ द्वारा चित्रशैली में वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड चित्र बनाए गए, तो वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव नाथ द्वारा चित्रशैली पर रहा।
भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए, केले के पेड़ बनाए गए, गायों के चित्र बनाए गए। इसके अलावा इस नाथ द्वारा चित्रशैली और वल्लभ संप्रदाय के श्रीनाथ मंदिर की एक विशेषता है पिछवाई कला। पिछवाई कला जो कपड़े पर कुछ चित्र बनाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगा दिए जाते थे, पीछे लटकाए जाते थे, तो पीछे लगाए जाने के कारण इन्हें पिछवाई कहा गया। और यह भी वल्लभ संप्रदाय की एक अलग पहचान है। तो साथियों, राजसमंद झील का निर्माण, राज प्रशस्ति की रचना, श्रीनाथ मंदिर का निर्माण, द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण, नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह जी का काल कहलाता है। राज सिंह जी के बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था महाराणा जय सिंह जी। महाराणा जय सिंह जी के द्वारा उदयपुर में एक झील का निर्माण करवाया गया जिसे जय संबंध झील के नाम से जाना जाता है। तो उदयपुर में यह झील बनी हुई है, जय संबंध झील, और जय संबंध झील का निर्माण महाराणा जय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। इस जय संबंध झील का जो पुराना नाम था वो ढेबर झील था। याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि इस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, तो यह ढेबर झील जो है ये जय संबंध झील को ही कहा जाता है। ढेबर झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसका उल्लेख अबुल फजल ने किया है। अबुल फजल के बारे में मैंने आपको बताया कि अकबर के नवरत्नों में से एक था, अकबर का मित्र था, उसका दरबारी कवि था। उसने एक किताब लिखी अकबरनामा जो 3 पार्ट में थी, और उस अकबरनामा का तीसरा जो पार्ट था वो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो आईने अकबरी अकबरनामा का एक पार्ट है, न कि कोई अलग किताब है। उस आईने अकबरी में ढेबर झील का उल्लेख हुआ है। राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका उल्लेख अबुल फजल करता है। जय सिंह जी के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है औरंगजेब के साथ जय सिंह जी के द्वारा की गई संधि। मित्रों, 1680 में औरंगजेब और महाराणा जय सिंह के बीच एक संधि हुई जिसे मुगल मेवाड़ की द्वितीय संधि कहा जाता है। तो द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि इसे कहा जाता है। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई थी अमर सिंह जी के समय, और द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि महाराणा जय सिंह के शासनकाल में हुई थी 1680 में औरंगजेब के साथ। अभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री के एग्जाम में यह प्रश्न आया था, उससे पहले भी किसी एग्जाम में पूछा था, उससे पहले कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा था 2022-23 वाले में। इस बार भी प्रबल संभावना है कि आरपीएससी इस प्रश्न को वापस रिपीट करेगी। इस प्रश्न को वापस रिपीट किया जाएगा। तो मुगल मेवाड़ द्वितीय संधि जो है, सेकेंड संधि 1680 में हुई, और यह संधि महाराणा जय सिंह और औरंगजेब के बीच हुई। इस संधि के प्रावधान ऑप्शन में दिए जाएंगे, और इस संधि के जो प्रावधान दिए जाएंगे उनमें प्रावधान होंगे कि जय सिंह जी ने औरंगजेब को टैक्स देना स्वीकार किया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन टैक्स के रूप में पुर, मांडल और बदनौर जो मेवाड़ मेवाड़ में आने वाले क्षेत्र थे, इनका राजस्व टैक्स के रूप में दिया। पुर, मांडल और बदनौर, इनका राजस्व जो था वो टैक्स के रूप में देना स्वीकार किया महाराणा जय सिंह जी ने। उसके बाद औरंगजेब ने महाराणा जय सिंह को 5000 का मनसब दिया, और राणा की उपाधि भी जो है वो इनको दी थी। तो ये आपकी मुगल मेवाड़ संधि है। उसके बाद हम देखते हैं महाराणा जय सिंह जी के बाद मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं अमर सिंह सेकंड। और अमर सिंह सेकंड के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है, वो है देबारी समझौता। देबारी समझौता
मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड, जयपुर के सवाई जय सिंह जी और मारवाड़ के अजीत सिंह जी के बीच हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का जो बेटा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बना, उसने सवाई जय सिंह जी को हटाकर, क्योंकि सवाई जय सिंह जी ने बहादुर शाह प्रथम के भाई आजम का साथ दिया था, और जब बादशाह बनता है बहादुर शाह तो सबसे पहले सवाई जय सिंह को आमेर की राजगद्दी से हटा देता है और सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को आमेर का राजा बना देता है। वहीं औरंगजेब के टाइम से ही अजीत सिंह जी को भी मारवाड़ का राजा नहीं माना जा रहा था और मारवाड़ को जो है औरंगजेब अपने अधिकार में लेना चाहता था। तो अजीत सिंह जी न तो मारवाड़ के शासक थे और न सवाई जय सिंह जी जयपुर के शासक थे। तो सवाई जय सिंह जी और अजीत सिंह जी ने शासक बनने के लिए हेल्प मांगी अमर सिंह सेकंड से, और मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने इन दोनों की सहायता की और सवाई जय सिंह को जयपुर का राजा बनाया और मारवाड़ का राजा बनाया अजीत सिंह को। तो मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड ने जयपुर और मारवाड़ के शासकों को नियुक्त करने में, उन्हें राजा बनाने में, शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहां एक घटना यह भी हुई कि अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के सवाई जय सिंह जी के साथ करवाया। और इस विवाह की भी वही शर्त थी जो राणा लाका और मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के विवाह की थी, कि इनसे उत्पन्न बच्चा ही अगला राजा बनेगा। तो चंद्र कुंवरी मेवाड़ की राजकुमारी थी, इसका विवाह जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ हुआ और इनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था माधो सिंह। लेकिन सवाई जय सिंह ने ईश्वरी सिंह को राजा बनाया जयपुर का। इसलिए जयपुर में सवाई जय सिंह जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उनके दोनों बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकार के युद्ध लड़े जाएंगे। और उत्तराधिकारों के युद्ध में राजस्थान में मराठों का प्रवेश होगा और तब से मराठे राजस्थान को नोच नोच कर खाएंगे। जयपुर का जब इतिहास पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब वहां हम ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में जो बगरू और राजमहल के युद्ध लड़े गए और किस प्रकार मराठों ने वहां निर्णायक भूमिका निभाई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देवारी समझौता अमर सिंह जी सेकंड के समय की घटना है। मेवाड़, जयपुर और मारवाड़ के बीच ये समझौता हुआ था और मेवाड़ के राजा अमर सिंह जी सेकंड ने सवाई जय सिंह को जयपुर का और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने में सहायता की। फिर अमर सिंह जी सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह इस शर्त पर जय सिंह जी के साथ किया कि इनसे जो उत्पन्न संतान होगी वो जयपुर का अगला राजा बनेगा। अमर सिंह जी सेकंड के बाद अगले जो राजा बनते हैं उनका नाम है संग्राम सिंह सेकंड। याद रखना, संग्राम सिंह फर्स्ट राणा सांगा है, यह संग्राम सिंह सेकंड है। और संग्राम सिंह सेकंड जब राजा बने तो उनके द्वारा उदयपुर में एक बड़ी मनोरम दृश्य वाली जगह है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको यह सजेस्ट करूंगा कि राजस्थान के निवासी होने के नाते एक बार आप उदयपुर जाइए और उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी देखकर आइए। मुगलों के द्वारा बनाए हुए कई गार्डन्स में देख चुका, जैसे पंचकुला में औरंगजेब ने जो बनवाया था पिंजौर गार्डन, वो देखा है। बाकी निशात बाग, कई सारे गार्डन जो मुगलों ने बनाया। बताया जाता है कि गार्डन बनाने में, बाग बनवाने में मुगलों को सिद्ध हस्त था। मुगलों ने कई बाग बनवाए, चार बाग पद्धति पर अपने डिजाइन करवाए, बहता पानी, ये वो दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन एक बार आप सहेलियों की बाड़ी को देखिए, वास्तविकता में मुगलों के द्वारा बनाए गए जो गार्डन्स हैं कहीं नहीं लगते।
इतनी अच्छी जगह है सहेलियों की बाड़ी, और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था संग्राम सिंह सेकंड ने। जो उदयपुर में एक गार्डन है वो है सहेलियों की बाड़ी। इनके समय की फिर एक घटना यह आती है कि 1711 में, क्योंकि 1707 में औरंगजेब मर चुका है, अब वो धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर प्रसार करेंगे मराठे, तो राजस्थान का भी नंबर आएगा। 1711 में मराठों ने मंदसौर पर अटैक किया और मंदसौर से चौथ और सरदेशमुखी नाम के टैक्स वसूल किए। और मंदसौर जो वर्तमान एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, उस जमाने में मंदसौर पर जो शासन होता था वो मेवाड़ राजघराने का होता था। इसलिए 1711 में संग्राम सिंह सेकंड के समय मंदसौर पर पहली बार मराठों का आक्रमण हुआ साहब, और मराठों ने यहां से 2 टैक्स वसूल किए जो उनके फेमस टैक्स थे, एक तो चौथ और एक सरदेशमुखी। ये दोनों टैक्स यहां से वसूल किए गए। ये मराठों का राजस्थान पर पहला आक्रमण था। संग्राम सिंह सेकंड के समय जब मराठों ने यह आक्रमण किया, उसी समय, उससे कुछ समय पहले बूंदी राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष के मामले में मराठे हस्तक्षेप कर चुके थे। इधर 1711 में आक्रमण कर चुके हैं और जयपुर रियासत, बूंदी रियासत, मेवाड़ रियासत अब मराठों के भय से आतंकित है। इसलिए अब जरूरत है कि इन मराठों से समय रहते लड़ा जाए, क्योंकि धीरे धीरे मराठे राजस्थान के लिए नासूर साबित हो जाएंगे। जब राजस्थान के सारे राजा परेशान हुए, मराठों से त्रस्त हुए, मराठे आक्रमणों से घबराने लगे, तब राजस्थान के सभी राजपूतों ने वापस एकजुटता दिखाई। जैसी एकजुटता राणा सांगा के समय बाबर से लड़ने के लिए राजपूतों ने दिखाई थी, वैसा ही एक संगठन मराठों से लड़ने के लिए राजपूतों का वापस निर्मित हुआ। इस योजना को बनाने वाले जो सूत्रधार थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाई थी, इस योजना को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था सवाई जय सिंह। और इन्होंने डिसाइड किया कि भीलवाड़ा में एक सम्मेलन का आयोजन करवाया जाए, और भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान को उस सम्मेलन का स्थान चुना गया। इसलिए इतिहास में वो सम्मेलन हुरडा सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध है। उस हुरडा सम्मेलन की योजना तो बनाई थी सवाई जय सिंह ने, लेकिन चूंकि भीलवाड़ा में आयोजन होना था और भीलवाड़ा तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, इसलिए मेजबानी मेवाड़ का महाराणा करेगा। तो हुरडा सम्मेलन जिसकी योजना सवाई जय सिंह ने बनाई थी, उस हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया संग्राम सिंह सेकंड को। और मनोनीत होना भी था, क्योंकि संग्राम सिंह सेकंड मेवाड़ के महाराणा थे और मेवाड़ में, भीलवाड़ा में इसका आयोजन हो रहा था, तो मेजबानी ये करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस हुरडा सम्मेलन की आयोजन की तिथि से पूर्व ही संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई। इसलिए मनोनीत तो किया गया था संग्राम सिंह सेकंड को, लेकिन संग्राम सिंह सेकंड के मरने के बाद उनका जो बेटा है जगत सिंह सेकंड, वो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो संग्राम सिंह के बाद जो मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं, उनका नाम है जगत सिंह सेकंड। और जगत सिंह सेकंड के समय मैंने आपको पहले बताया था कि उदयपुर में पिछोला झील के अंदर 2 बहुत खूबसूरत से महल बने हुए हैं। एक का नाम है जगमंदिर महल और एक का नाम है जग निवास महल। तो जगमंदिर महल बनवाए थे जगत सिंह फर्स्ट ने और जग निवास महल बनवाए थे जगत सिंह सेकंड ने। अब कंफ्यूजन यहां पे होगा, जाहिर सी बात है कि मंदिर फर्स्ट ने बनवाया या निवास फर्स्ट ने बनवाया। तो याद रखना, हिंदू संस्कृति में, हमारे रीति रिवाजों में ईश्वर का मंदिर पहले स्थान पर होता है, हमारा घर दूसरे स्थान पर होता है।
इसलिए जगत सिंह फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर का, उसने मंदिर बनवाया जग मंदिर, और जग निवास बनवाया जगत सिंह सेकंड ने, ये याद रखना। फिर जगत सिंह सेकंड के समय हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके बारे में अभी अभी मैंने चर्चा की है। हुरडा सम्मेलन से रिलेटेड प्रीलिम्स में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेंस में आप बहुत अच्छा सा ये डायग्राम बना सकते हैं। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को हुआ। कहां हुआ? तो भीलवाड़ा के हुरडा गांव में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मराठा आक्रमणों से मुकाबला करना, मराठों से मुकाबला करना। इस सम्मेलन की योजना बनाने वाला जो व्यक्ति था सवाई जय सिंह था, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान भी सवाई जय सिंह ही था। सवाई जय सिंह ने पूरी योजना बनाई, लेकिन इसका पहला अध्यक्ष मनोनीत किया गया था संग्राम सिंह सेकंड को। संग्राम सिंह सेकंड के मरने के बाद इसकी अध्यक्षता की जगत सिंह सेकंड ने। यह बात सवाई जय सिंह को पची नहीं कि बेटा योजना तो बनाऊं मैं और अध्यक्षता करो तुम, वाहवाही लूटो तुम। तो यह हुरडा सम्मेलन असफल हो गया। ये योजना राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठों के खिलाफ जो बनाई थी, ये सक्सेस नहीं हो पाई। और इसके सक्सेस नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि सवाई जय सिंह जो था वो अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन उसको अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिला। राजस्थान की और भी रियासतें इसमें शामिल हुई, जैसे मारवाड़ के अभय सिंह जी। इस समय मारवाड़ के शासक अभय सिंह जी थे, वो भी सम्मेलन में आए। बीकानेर के जोरावर सिंह जी आए, नागौर के बख्त सिंह जी आए, उसके अलावा बूंदी के दलेल सिंह जी आए, कोटा के दुर्जन शाल जी आए। ये सारे राजाओं ने सम्मेलन किया, बढ़िया मीटिंग की, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया कि बारिश रुकने के बाद रामपुरा में मराठों से युद्ध किया जाएगा, और बारिश रुकते ही सब अपनी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाना। लेकिन सवाई जय सिंह जो अध्यक्ष बनना चाहता था, उसको अध्यक्षता नहीं मिली और यह सम्मेलन असफल हुआ। और जब मराठों से मुकाबला करने का समय आया, बारिश रुकी और सम्मेलन में किए गए वादे के अनुसार सबको वहां पहुंचना था, तो मेवाड़ के जगत सिंह जी अपनी सेना सजाकर मराठों से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं रामपुरा के मैदान में। लेकिन जब जगत सिंह सेकंड वहां पहुंचते हैं तो राजस्थान की किसी भी दूसरे राजा की सेना वहां नहीं थी, इसलिए जगत सिंह सेकंड जी भी वापस वहां से आ जाते हैं। तो यह हुरडा सम्मेलन था जो मराठों से लड़ने के लिए राजपूतों के द्वारा किया गया था, लेकिन यह सक्सेस नहीं हुआ। हुरडा सम्मेलन से कई प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। जगत सिंह सेकंड के बाद मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं भीम सिंह जी। भीम सिंह जी के समय एक बहुत अच्छी, बहुत एक ऐसी हास्यप्रद घटना घटित हुई जिसमें राजस्थान की राजनीति को कुछ हद तक प्रभावित किया, और वो घटना थी मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी की बेटी, जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। उस कृष्णा कुमारी का विवाह, और देखते ही देखते ये जो विवाह था एक विवाद के रूप में बदल गया, और राजस्थान की दो बड़ी रियासतें जयपुर और मारवाड़ और यहाँ के शासक एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए। वो थी मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी। हुआ ये कि साहब कृष्णा कुमारी का जो विवाह था, उस समय मेवाड़ के शासक भीम सिंह जी थे, भीम सिंह जी की बेटी कृष्णा कुमारी थी। मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम भी भीम सिंह था। तो कृष्णा कुमारी के पिता का नाम भीम सिंह है, और कृष्णा कुमारी की जिसके साथ सगाई तय हुई है, जिसके साथ विवाह तय हुआ है, उनका नाम भी भीम सिंह जी है। तो पति भी भीम सिंह जी जो होने वाले हैं, और पिता का नाम भी भीम सिंह जी। अफसोस की बात कि विवाह से पहले ही भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई। भीम सिंह जी मर गए। अब अगर भीम सिंह जी मर गए तो अब कृष्णा कुमारी का विवाह किसी और दूसरी जगह किया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का जो विवाह है
वो तय कर दिया जयपुर के शासक कछुआ वंश के राजा जगत सिंह जी के साथ। तो सगाई भीम सिंह जी के साथ हुई थी राठौड़ वंश में, और अब भीम सिंह जी के मरने के बाद रिश्ता तय किया गया जगत सिंह जी के साथ, जो कि कछुआ वंश के राजा हैं। इस बात से नाराज हुआ मारवाड़ के भीम सिंह जी का छोटा भाई मान सिंह राठौड़, और मान सिंह राठौड़ ने इस संबंध पर आपत्ति जताई और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी के पास संदेश भिजवाया कि सगाई अगर राठौड़ों में हुई थी तो शादी भी राठौड़ों में होगी। ये तो हमारे राठौड़ों के लिए एक अपमान का विषय है कि सगाई राठौड़ों में हुई और विवाह कछुआओं में हुआ, असंभव है। अब भीम सिंह जी कह रहे हैं कि बूंगड़, सगाई की थी तेरे बड़े भाई भीम सिंह के साथ, अब वो भीम सिंह मर गया तब इसकी शादी कहीं और जगह तो करूंगा ना, मरे आदमी के साथ कैसे शादी कर दूंगा। राठौड़ों में सगाई की थी, मानता हूं इस बात को, लेकिन राठौड़ों में जिसके साथ सगाई की वो तो मर गया। मान सिंह जी कह रहा है कि इस गम को सहने के लिए मैं तैयार हूं, आपके इस दर्द को दूर करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं मान सिंह राठौड़ आपकी बहन बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। भैया अब तो देर हो गई, जयपुर वाले के साथ सगाई वगाई कर दी मैंने वापस, और शादी होने वाली है, शादी की तैयारियां चल रही है, और तू बीच में पंगे ले रहा है। मान सिंह जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, शादी राठौड़ों में ही होगी। तो भाई तू एक काम कर, मुझसे फालतू जिद बहस मत करे, जगत सिंह जी से बात कर ले, जयपुर वाले से, तू जाने वो जाने, अपना बीच में कोई लेना देना नहीं है। अपनी शादी तुम्हारे यहां फिक्स हुई थी लेकिन वो मर गए, अब जगत सिंह जी के साथ शादी होगी। मान सिंह जी ने फोन मिलाया जगत सिंह जी को कि देखो जगत सिंह जी, राठौड़ों में सगाई हुई थी, राठौड़ों में शादी होगी, बीच में शादी वादी मत करना, पंगे हो जाएंगे, जयपुर और मारवाड़ के बीच में दंगे हो जाएंगे। जगत सिंह जी ने कहा कि भाई बात ऐसी है, सुन मेरी बात, न तो मैं शादी करने के लिए उससे आगे होके गया और न मेरे को इतनी कोई इच्छा इससे शादी करने की। भीम सिंह जी आए थे, शादी का रिश्ता भेजा था, एक राजवंश दूसरे राजवंश में रिश्ता भेज रहा है तो रिश्ता सम्मान की वजह से हमने स्वीकार कर लिया। वैसे मेरे तो पहले ही 2-3 रानियां और क्या लोड की क्या बात है। मान सिंह ने कहा कि नहीं, शादी नहीं होगी। जगत सिंह कह रहा है कि अब तो मेरी सगाई हो गई, शादी तो होगी। और इन दोनों पक्षों के बीच में एक तीसरा पक्ष, अमीर का पिंडारी, जो शाम को तो मान सिंह जी के पास जाता और मान सिंह जी से कहता कि मान सिंह जी तुम्हारे सम्मान के साथ ये ठेस है, मान सिंह जी राठौड़ों के सम्मान का क्या होगा अगर शादी वहां हो गई कछुआओं में तो। और सुबह आके जगत सिंह जी के कान भरता कि जगत सिंह जी सगाई कछुआओं में हुई है तो शादी भी अब कछुआओं में होनी चाहिए। यानी कि अमीर का पिंडारी यहां मौके पे चौका मार रहा है, रात को मान सिंह को भड़काता है और सुबह जयपुर वाले को भड़काता है। लड़ाई चलती रही, बातचीत, गर्मा गर्मी का माहौल चलता रहा, और एक दिन दोनों पार्टियों के बीच में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध को कहा जाता है साहब गिंगोली का युद्ध। 1807 में यह युद्ध लड़ा गया मारवाड़ के राजा मान सिंह राठौड़ और जयपुर के कछुआ वंशी राजा जगत सिंह के बीच। और यह युद्ध लड़ा गया कृष्णा कुमारी को प्राप्त करने के लिए। कोई बात इनके स्वाभिमान की आ गई, शुरुआत हुई थी कृष्णा कुमारी से, लेकिन बात अब इनके स्वाभिमान पर आ गई। और इस युद्ध में विजय रहा जयपुर का कछुआ वंशी राजा जगत सिंह। मान सिंह इस युद्ध में हार गया। थोड़ा समय बीता, मान सिंह वापस युद्ध की तैयारियां करने लगा। तब जाकर अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को समझाया कि देखो तुम्हारी बेटी के चक्कर में राजस्थान की 2 बड़ी रियासतों का सत्यानाश हो रहा है, जिससे शादी करनी है उससे शादी कर दो, शादी कर करा के नक्की करो, वरना राजस्थान का बट्टा बिठवा देगी तुम्हारी बेटी। और सोचो तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है कि तुम्हारी बेटी के नाम पर राजस्थान की 2 बड़ी रियासतें आमने सामने हैं और मरने पर उतारू हैं, उनके बीच पहले भी युद्ध हो चुका है। तब अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान को बचाने के लिए 1810 में
मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी ने अपनी ही बेटी कृष्णा कुमारी की हत्या कर दी, अपनी बेटी को मार दिया और राठौड़ों और कछुआओं के बीच जो ये संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। भीम सिंह जी के समय एक घटना और हुई कि 1818 में राजस्थान के राजपूतों के साथ अंग्रेजों ने संधियां करना शुरू किया। 1817 में पहले करौली कोटा टोंक के साथ संधियां हो चुकी थी। 1818 में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था भीम सिंह। इसको आप ऐसे भी याद रखना कि भीम सिंह के समय अंग्रेजों से संधि हुई और भीम सिंह के समय ही कृष्णा कुमारी का विवाद हुआ। और कृष्णा कुमारी विवाद में जो तीनों रियासतें संलग्न थी, मेवाड़ का भीम सिंह, मारवाड़ का मान सिंह राठौड़ और जयपुर का जगत सिंह, ये तीनों ही राजा वो थे जिन्होंने अपनी अपनी रियासतों की ओर से अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला मेवाड़ का शासक तो भीम सिंह था और अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला मारवाड़ का शासक मान सिंह राठौड़ था और अंग्रेजों से संधि करने वाला जयपुर का शासक जगत सिंह था। इस बात को याद रखना आप, ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये थे भीम सिंह जी। ये कृष्णा कुमारी का विवाद था, शादी को लेकर लड़ाइयां हुई और कृष्णा कुमारी को फिर इन्होंने मार दिया। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली। जब शुरुआत में ये संधियां की थी तब तो ये लग रहा था कि मराठों से बचने के लिए हमें अंग्रेजों के साथ ये संधियां करना जरूरी था। अंग्रेज कितने अच्छे हैं बेचारे, क्योंकि अंग्रेज भी मराठों से दुखी है, हम भी मराठों से दुखी है। दोनों दुखी दुखी दोस्त बन जाएंगे, एक दूसरे की पीड़ा को एक दूसरे के कंधे पर सिर रख के रो लेंगे। जब जरूरत पड़ेगी मराठों से लड़ने की तो दोनों की सेना आपस में लेकर लड़ने चले जाएंगे। लेकिन जैसे अंग्रेजी में लिखी हुई उन संधियों को अंग्रेजों ने व्याख्या करना शुरू किया, तब राजा की सेना भी खत्म हुई, राजा का धन भी खत्म हुआ, राजा की राजशाही भी खत्म हुई और कंप्लीट शासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब अंग्रेजों की इच्छा के बिना राजा एक पैर भी नहीं हिला सकता था। युद्ध करना है किसी से तो अंग्रेजों की अनुमति लेनी होगी, संधि करनी है किसी से तो अंग्रेजों से अनुमति लेनी होगी। किसी दूसरी रियासत के साथ कोई भी संबंध बनाना है, यानी कि मेवाड़ की या राजस्थान की जो विदेश नीति थी राजाओं की, रियासतों की, उस विदेश नीति पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और अब राजा पूर्ण रूप से अंग्रेजों की कठपुतली बन गए। तो ये वो संधियां थी। संधियों के बारे में अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे। फिर भीम सिंह जी के बाद मेवाड़ में अगले राजा हुए सरदार सिंह जी। अब ज्यादा नहीं है, 4-5 शासक और पढ़ने अपन को। सरदार सिंह जी अगले शासक हुए साहब। सरदार सिंह जी जो हैं, उनके समय जो संधियां पहले हो चुकी थी 1818 में, अंग्रेजों ने धीरे धीरे उन संधियों के प्रावधान गिनाना शुरू किए। अंग्रेजों ने राजाओं की सेनाओं को खत्म करके ब्रिटिश भारतीय सेना उनके राज्य में स्थापित की। अंग्रेजों ने इसके पीछे बहुत दिमाग लगाया था। अंग्रेजों ने सोचा कि हम तो मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, राजा के पास हजारों की सेना है, अगर किसी दिन राजा का दिमाग घूम गया और उसने सेना को आदेश दे दिया तो अंग्रेजों को मार खाएंगे वो तो। इसलिए सबसे पहले राजा को अगर कमजोर करना है तो उसकी सेना को खत्म करो। अंग्रेजों की सेना स्थापित करनी थी, राजा की सेना समाप्त करनी थी। इसलिए अंग्रेजों ने भील क्षेत्रों में एक विद्रोह शुरू करवाया। अंग्रेजों ने भीलों को परेशान करना शुरू किया और जब भीलों ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने आदेश दिया मेवाड़ के सरदार सिंह जी को कि अपनी सेनाओं को भेजो और उस भील विद्रोह को समाप्त करो। उस भील विद्रोह को उकसाने में अंग्रेजों का ही योगदान था। राजा की सेना असमर्थ रही, उस भील विद्रोह को समाप्त नहीं कर पाई। तो अंग्रेजों को बहाना मिला कि राजा अब आपकी सेना में इतना दम नहीं है कि वो भील विद्रोह को समाप्त कर सके। तो
तो आप अपनी सेना को हटाइए, हमारी नई सेना लेने दीजिए। तब अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ी मेवाड़ में स्थापित की और राजा की जो व्यक्तिगत परंपरागत सेना थी उसको समाप्त कर दिया। 1841 में, याद रखना डेट और नाम दोनों काम आएंगे आगे, 1841 में मेवाड़ भील कोर नाम से एक नई सेना का गठन अंग्रेजों ने किया और उदयपुर के खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय बनाया। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां पढ़ेंगे, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा। तो वो जो खेरवाड़ा है वो खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर सेना रहा करती थी। सरदार सिंह जी के समय की यही बात है। सरदार सिंह जी के बाद अगले जो शासक बने उनका नाम है महाराणा स्वरूप सिंह जी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह जी। और एक घटना मुझे ये याद आती है कि जब नीमच में विद्रोह हुआ तो नीमच के कुछ अंग्रेज अधिकारी जान बचाकर चित्तौड़ के डूंगला गांव में आकर रुके और डूंगला गांव से मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स उन अंग्रेज अधिकारियों को लाता है और महाराणा स्वरूप सिंह की शरण में छोड़ता है। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे और अंग्रेजों के पक्ष में थे। अंग्रेजों के पक्ष में रहना था क्योंकि संधियां कर चुके थे, अपनी आजादी बेच चुके थे, अपना ईमान बेच चुके थे। तो अब जैसा अंग्रेज कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। स्वरूप सिंह जी 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे और डूंगला गांव से जो अंग्रेज अधिकारी आए थे उनको शरण दी थी। 1857 की क्रांति के समय ही चित्तौड़ किले में जो विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा अपनी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, वो 9 मंजिला विजय स्तंभ बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। उस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। और महाराणा स्वरूप सिंह जी एक समाज सुधारक भी थे। महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा 1844 में 1844 में कन्यावध पर रोक लगाई, 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई और 1861 में सती प्रथा पर रोक लगाई। अब दिमाग में आ रहा होगा सब ये डाकन प्रथा क्या है। तो डाकन प्रथा राजस्थान में प्रचलित, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित एक कुप्रथा थी जिसमें गांव में होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए, चाहे वो अकाल हो, चाहे किसी की बीमारी हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे बाढ़ का माहौल हो या किसी की असामयिक मृत्यु हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो गांव में किसी भी प्रकार का अगर नुकसान होता है, गांव में अगर कोई अवांछित घटना घटित होती है, उसके लिए किसी एक महिला को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि ये महिला इतनी शापित है कि इसकी वजह से ये हो रहा है। और जनजातियों वाले क्षेत्रों में आज भी ये है। कई बार सुनने को मिलता है कि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ये वाला जो क्षेत्र है वहां गांव में आज भी ये प्रथा प्रचलित है। कई महिलाओं को डाकन घोषित करके, चुड़ैल घोषित करके मार दिया जाता है। ये आज की कंडीशन है जब मीडिया इतना सशक्त हो चुका, जब सोशल मीडिया 1 मिनट में आपको अमेरिका की खबर पढ़ा देता है, 1 मिनट में आपको रूस यूक्रेन के युद्ध से वाकिफ करवा देता है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो चुका है, लोकतंत्र इस देश में है, उसके बावजूद भी जब ये खबरें सुनाई आती है तो मन को बड़ा दुख होता है। डाकन प्रथा 1853 में समाप्त की गई, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये जो डाकन प्रथा है ना, ये डाकन प्रथा पूर्ण रूप से शंभू सिंह जी के समय खत्म हुई थी। डाकन प्रथा के लिए कानून बनाया था इन्होंने, लेकिन शंभू सिंह जी के समय पूर्ण रूप से खत्म हुई थी। शंभू सिंह जी स्वरूप सिंह जी के बाद अगले राजा बनेंगे। तो सती प्रथा पर भी इन्होंने कानून बनाया, कन्यावध पर भी रोक लगाया, डाकन प्रथा के लिए भी कानून बनाया। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई स्वरूप सिंह जी की, तब ये अपनी पत्नी, इनकी जो पत्नी थी महारानी एजाबाई, वो एजाबाई इनके साथ सती हो गई थी।
सती प्रथा पर कानून बनाया स्वरूप सिंह जी ने, लेकिन इनकी जो पत्नी थी वही सती हो गई। और को तो क्या ही समझाए, और के लिए तो कानून क्या ही करे। जो कानून बनाने वाला धनी है उसकी पत्नी सती हो गई। तो एक वो कहावत है ना मारवाड़ी में, धनी रो धनी कुण, तो धनी का धनी कोई नहीं है, ये मालिक है सबका और ये मालकिन है सबकी। हो गई तो हो गई सती। एजाबाई, ये इनके साथ सती हो गई थी साहब। और बताया जाता है कि साहब ये जो एजाबाई है ये मेवाड़ रियासत की अंतिम सती महिला थी। इनके बाद फिर मेवाड़ राजघराने में कोई सती नहीं हुई। सरदार सिंह जी और स्वरूप सिंह जी को पढ़ने के बाद मेवाड़ का जो अगला शासक है इसका नाम है सज्जन सिंह जी। महाराणा सज्जन सिंह जी एक समाज सुधारक थे, आर्य समाज से बड़े प्रभावित थे और राजस्थान में आर्य समाज के प्रचार प्रसार में इनका बड़ा योगदान रहा। महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा उदयपुर में अपने नाम पर एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम था सज्जनगढ़ दुर्ग। और इस सज्जनगढ़ दुर्ग की डिजाइन मुकुट के समान होने के कारण इसे उदयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। तो सज्जनगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण सज्जन सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। फिर इनके समय एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने मेवाड़ राजघराने का सरकारी इतिहास लिखा, मेवाड़ राजघराने की वंशावली तैयार की। उनका नाम था कविराज श्यामल दास। और कविराज श्यामल दास जो है, इन श्यामल दास जी को कविराज की उपाधि देने वाले व्यक्ति भी ये महाराणा सज्जन सिंह जी थे। तो कविराज श्यामल दास को कविराज की उपाधि सज्जन सिंह जी के द्वारा दी गई थी। कविराज श्यामल दास के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो थी आपकी वीर विनोद। और इस वीर विनोद में जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मेवाड़ क्षेत्र में 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया और वो राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कविराज श्यामल दास जी और सज्जन सिंह जी के आग्रह पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, 1875 में आर्य समाज की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली, वैदिक शिक्षा प्रणाली और वेदों के बड़े समर्थक थे। अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे और ब्रिटिश शिक्षा के घोर विरोधी थे। सामाजिक भेदभाव, बाल विवाह, इन सभी चीजों का विरोध किया और एक नया सामाजिक संगठन बनाया जिसका नाम था आर्य समाज। दयानंद सरस्वती वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू से मुस्लिम बन चुके लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए, उन्हें वापस शुद्ध करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, जिन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इस दुनिया का संपूर्ण ज्ञान वेदों में समाहित है, तो वेदों की ओर लौटो जो नारा था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अपने इस शुद्धि आंदोलन के दौरान ही उन्होंने स्वराज्य शब्द का भी प्रयोग किया था। तो वो दयानंद सरस्वती महाराणा सज्जन सिंह जी के समय उदयपुर आए और उदयपुर में आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया। और दयानंद सरस्वती के द्वारा जो अपनी फेमस पुस्तक जो 1874 में लिखी गई थी, सत्यार्थ प्रकाश, उस सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण उदयपुर में ही लिखा गया था। उदयपुर में एक गार्डन है गुलाब बाग, उस गुलाब बाग में दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश को कंप्लीट किया गया था। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की कृति है और सत्यार्थ प्रकाश को कंप्लीट किया गया था, लिखा गया था, पूर्ण किया गया था उदयपुर में। दयानंद सरस्वती जब आए
तो समाज सुधार की नई चेतना मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी को देकर गए और सज्जन सिंह जी दयानंद सरस्वती के पदचिन्हों पर चलते हुए समाज सुधार की ओर अग्रसर हुए और 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह जी ने देश हितैषिणी सभा की शुरुआत की या देश हितैषिणी सभा का गठन किया। देश हितैषिणी सभा का मूल उद्देश्य उस समय राजपूतों में विवाह पर अनावश्यक रूप से खर्च किए जाने वाले धन को कम करने और बाल विवाह को रोकने के लिए लड़के और लड़की की आयु निर्धारित करने के लिए, समाज में चल रही और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, बहुपत्नी विवाह को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक संगठन के रूप में स्थापित की गई थी। उसके बाद 1880 में महाइंद्राज सभा का भी गठन सज्जन सिंह जी के समय हुआ और महाइंद्राज सभा जो है वो मेवाड़ में न्यायिक क्षेत्र की सबसे बड़ी सभा के रूप में, सबसे बड़े संगठन के रूप में, एज ए हाईकोर्ट के रूप में मेवाड़ में महाइंद्राज सभा का गठन किया गया। उसके बाद आर्य समाज से प्रभावित होकर 1883 में 1883 में महाराणा सज्जन सिंह जी ने परोपकारिणी सभा का गठन किया, जो मेवाड़ क्षेत्र में आर्य समाज की ही एक शाखा के रूप में प्रचलित थी। तो यह आर्य समाज की संस्था थी परोपकारिणी सभा और इस परोपकारिणी सभा के अध्यक्ष बनाया गया महाराणा सज्जन सिंह जी को। तो ये महाराणा सज्जन सिंह जी थे जिन्होंने सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। ये महाराणा सज्जन सिंह जी थे जिन्होंने कविराज श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी। ये महाराणा सज्जन सिंह जी थे जिनके समय दयानंद सरस्वती आए और सत्यार्थ प्रकाश को उदयपुर में लिखा। महाराणा सज्जन सिंह जी के समय कुछ आर्य समाज या कुछ सामाजिक संगठन तैयार किए गए, जिनमें परोपकारिणी सभा, देश हितैषिणी सभा, महाइंद्राज सभा मौजूद थी। सज्जन सिंह जी के बाद अब 2 शासक और पढ़ने को मिलते हैं। केवल 2 शासक हमें और पढ़ने हैं, जिनमें एक का नाम है महाराणा फतेह सिंह जी और एक का नाम है महाराणा भूपाल सिंह जी। महाराणा फतेह सिंह जी के समय 1897 में बिजोलिया क्षेत्र जो भीलवाड़ा में है, वहां धाकड़ जाति के किसानों के ऊपर जब वहां के सामंत ने, वहां के ठिकानेदार ने अनावश्यक रूप से 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए, तो वहां के किसानों ने आंदोलन किया और वो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में जाना गया। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला, 44 ईयर्स तक, 44 वर्षों तक चलने वाला एक अहिंसक आंदोलन था, जिसमें कोई लाठी बाटा जंग नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई। पूरे भारत का पहला सुव्यवस्थित और संगठित किसान आंदोलन था बिजोलिया का किसान आंदोलन। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, महादेव देसाई, इन लोगों ने, राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन की बात को उठाया। तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो फतेह सिंह जी के समय शुरू हुआ था। फतेह सिंह जी के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के समय दिल्ली में एक दरबार का आयोजन करवाया गया, जिसमें भारत के लगभग सभी शासकों को वहां आमंत्रित किया गया। मेवाड़ से महाराणा फतेह सिंह जी भी लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए, और जब वो सुबह सुबह नहा धोकर निकल रहे थे तो उन्हें रोकने के उद्देश्य से, उन्हें अपनी महिमा, अपनी गरिमा, अपने गौरव का आभास कराने के उद्देश्य से, हे बप्पा रावल के वंशज, हे राणा कुंभा के वंशज, हे सांगा प्रताप के वंशज, हे महाराणा राज सिंह जी के वंशज, तू अपने वंश की इस गरिमा को, इस गौरव को क्यों लज्जित करता है अंग्रेजों के दरबार में जाकर?
अंग्रेजों के दरबार में क्या करेगा, तो घुटने टेकेगा वहां जाकर। तो भूल गया, तेरे जो पुरखे थे, तेरे जो वंशज थे, एकलिंग के जो दीवान थे, उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, और आज तू आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहा है, उसके दरबार में जा रहा है। केसरी सिंह बारठ जी के द्वारा इन्हें करजन के दरबार में जाने से रोकने के लिए कविता के माध्यम से या पद्यात्मक शैली में चेतावनीरत चुंगटे नाम से 13 सोरठे सुनाए गए और मेवाड़ के प्राचीन गौरव का गुणगान किया गया इन 13 सोरठों में। तो प्रश्न यह भी आता है कि चेतावनीरत चुंगटे किसकी रचना है, तो केसरी सिंह बारठ की रचना है। चेतावनीरत चुंगटे में टोटल कितने सोरठे हैं, तो 13 सोरठे हैं, 13 चुंगटे हैं। चुंगटे का मतलब होता है चुटकी काटना। तो व्यंग्यात्मक रूप से फतेह सिंह की चुटकियां काटी थी केसरी सिंह बारठ ने। शाहपुरा का बारठ परिवार राजस्थान का इकलौता ऐसा परिवार जिसने इस देश की स्वतंत्रता के लिए बाप, बेटे, जवाई सबको खो दिया। जोरावर सिंह बारठ, फतेह सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ शाहपुरा के रहने वाले थे और ये बारठ परिवार के मेन हेड थे। सशस्त्र क्रांति इन्हीं के नेतृत्व में हुई। फतेह सिंह जी के समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, पॉलिटिकल एजेंट, हार्डकोर वाल्टर। हार्डकोर वाल्टर जो है मेवाड़ में रहते रहते, भारत में रहते रहते भारत से प्यार करने लगे थे और भारत के समाज में जो कुरीतियां प्रचलित थी उन कुरीतियों के खिलाफ एक नई पहल करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि सारे अंग्रेज खराब थे, अंग्रेजों में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं। अंग्रेजों में भी कुछ अच्छे ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं, जो असहाय की मदद करना चाहते हैं, पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो जिनके पास संसाधनों की कमी है उनकी मदद करना चाहते हैं, जैसे हमारे गौरव सर कर रहे हैं। तो उस जमाने में भी अंग्रेजों में एक आदमी ऐसा था, वाल्टर। इस वाल्टर ने राजपूतों में विवाह खर्च को समाप्त करने के लिए, उनको कम करने के लिए, राजपूतों में बहु विवाह को समाप्त करने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह की मतलब विवाह की आयु निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई, एक संगठन बनाया, एक सभा बनाई जिसे राजपूत हितकारिणी सभा के नाम से जाना जाता है। उधर वो सज्जन सिंह जी के समय देश हितैषिणी सभा बनी थी, ऐसी ही थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो फिर वाल्टर के द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। फतेह सिंह जी के बाद मेवाड़ के आखिरी जो महाराणा है वो है आपके महाराणा भूपाल सिंह जी। महाराणा भूपाल सिंह जी के समय मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया और प्रजामंडलों का जो गठन था वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए और जनता को अपने अधिकार दिलाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की तर्ज पर एक राष्ट्रीय आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था। अंग्रेजों के सहयोगी राजस्थान के राजा थे और इन राजाओं की राजशाही के खिलाफ प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए और कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, उसमें पहली बार प्रजामंडलों के निर्माण की बात कही गई। तो मेवाड़ प्रजामंडल जब गठित हुआ उस समय मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह जी। प्रजामंडल जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष रहे, माणिक्यलाल वर्मा का काफी योगदान रहा, बूरे खां बया इसके उपाध्यक्ष रहे और माणिक्यलाल वर्मा इसके महासचिव बने। मेवाड़ प्रजामंडल कंप्लीट हम पढ़ेंगे। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन जो इनके समय चला था, मैंने बताया था 1897 से ये चला था और 1941 तक ये रहा। कुल 44 सालों तक चला था, 44 इयर्स तक। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जब समाप्त हुआ तब राजा भूपाल सिंह जी थे, जब शुरू हुआ तब फतेह सिंह जी थे और जब बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ तब भूपाल सिंह जी थे। महाराणा भूपाल सिंह जी के समय ही राजस्थान का एकीकरण हुआ था और राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में कर दिया गया था।
और जब तीसरे चरण में इनको उदयपुर जब इन्होंने शामिल किया, तब इन्हें राजप्रमुख का पद दिया था। कुछ शर्तें थी, उन शर्तों को मानने के बाद उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने एकीकरण में जुड़ने की बात कही थी, राजस्थान में जुड़ने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन जब एकीकरण का चौथा चरण आया, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये बड़ी रियासतें, बीकानेर, ये बड़ी रियासतें राजस्थान में मिली, तब जयपुर के मानसिंह सेकंड के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि राजप्रमुख तो मैं ही बनूंगा। तब जाकर 1949 में एकीकरण के चौथे चरण के दौरान राजप्रमुख का पद दिया गया मानसिंह सेकंड को, जो जयपुर का राजा था, और महाराणा भूपाल सिंह को दिया गया महाराज प्रमुख का पद। तो महाराज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को। एकीकरण के तीसरे चरण में यानी कि 1948 में उदयपुर का विलय राजस्थान में कर दिया गया था, मेवाड़ रियासत का विलय कर दिया गया था। उस समय राज प्रमुख बने थे। महाराज प्रमुख कब बने? 1949 जब चौथा चरण हुआ। 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख बने थे ये। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख कब बने। लगभग 90% लोगों ने 1948 किया था, क्योंकि उदयपुर का विलय 1948 में हुआ था, जबकि राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का जो मसला स्टार्ट हुआ, मामला जो स्टार्ट हुआ, वो 1949 में चौथे चरण के दौरान जब जयपुर रियासत मिली थी तब हुआ था। तो साथियों, ये हमने मेवाड़ साम्राज्य का इतिहास पढ़ा है, मेवाड़ के गुहिल वंश का इतिहास पढ़ा है, और मेवाड़ का ये गुहिल वंश, इस गुहिल वंश का इतिहास हमेशा ऋणी रहेगा इस गुहिल वंश के लिए। किस प्रकार मुगलों से सामना किया, किस प्रकार प्रारंभिक गुहिल वंश के शुरुआती शासकों ने अरब आक्रांताओं का सामना किया, और एक लंबे समय तक शासन करते हुए अपने मान मर्यादा को, अपने अस्तित्व को, अपने वर्चस्व को, अपने स्वाभिमान, अपने अभिमान, अपने गौरव, अपनी मर्यादा, सबको बचाए रखा। इस वंश में भारत के बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया। बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अगर ये लोग चाहते तो बाकी रियासतों ने जिस प्रकार अधीनता स्वीकार की थी, जयपुर वाले ने या बूंदी वाले राजाओं ने, तो कुछ तो इनको भी मिल सकता था। लेकिन हर चीज पैसा नहीं होती, पैसा सब कुछ नहीं होता। आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है, और अपने आत्मसम्मान के लिए इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की मुगलों की, या किसी के सामने घुटने नहीं टेके। इसीलिए आज पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में सबसे समृद्ध, सबसे गौरवशाली और सबसे स्वाभिमान कोई राजवंश के रूप में याद किया जाता है तो मेवाड़ के गुहिल वंश को याद किया जाता है। ठीक है साथियों, अगली क्लास में मिलते हैं जयपुर के कछुआ राजवंश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों। लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने संघर्ष को जारी रखिए। याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।